हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम एमपीपीएससी मेंस के सेकंड पेपर के अंदर जो पार्ट बी है यानी कि सोशियोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसकी यूनिट 1 के एक स्पेसिफिक टॉपिक फैमिली यानी कि परिवार पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो एमपीपीएससी के मेंस के सेकंड पेपर में पार्ट बी के अंदर जो सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज समाज की भारतीय संकल्पना यानी इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत हमें बहुत सारे तत्व पढ़ने रहते हैं जो भारतीय समाज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जैसे कुटुंब की अवधारणा यानी कि जॉइंट फैमिली है, परिवार की अवधारणा यानी फैमिली है, इसके अलावा नातेदारी जिसको किनशिप बोलते हैं, गोत्र का सिस्टम है, वंश का सिस्टम है। तो ये जो बहुत अलग अलग तत्व हैं जो हमें भारतीय समाज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो समाज की भारतीय संकल्पना के ही विभिन्न पक्ष हैं, उनके विषय में चर्चा करनी होती है, उनके विषय में पढ़ना होता है। तो कुटुंब हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, दैट इज जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार। आज के सेशन में हम जो सेकंड पक्ष है भारतीय परिवार का यानी कि भारतीय समाज का यानी कि परिवार यानी कि फैमिली, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, परिवार जो है वो तो सभी जगह आपको देखने को मिलते हैं, वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है, एक सार्वभौमिक व्यवस्था है समाज की, जो आपको लगभग क्या सभी समाजों में किसी न किसी रूप में परिवार की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो वो बहुत स्पेसिफिक फीचर नहीं है इंडियन सोसाइटी का, पर वो जैसे दुनिया भर के समाजों का फीचर है वैसे इंडियन सोसाइटी का भी फीचर है। तो स्पेसिफिक या यूनिक फीचर नहीं है, पर फीचर तो फिर भी है ही। तो हम परिवार की चर्चा करते हैं, ठीक है। परिवार पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक मुख्य बात आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से परिवार का अर्थ वो नहीं होता जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बोलचाल की भाषा में जो परिवार शब्द इस्तेमाल करते हैं या जिस संदर्भ में परिवार शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो संदर्भ यहाँ नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। जैसे हम लोग क्या है ना, बोलचाल में किसी भी चीज को परिवार बोल देते। किसी भी चीज का मतलब यह है कि हम ये नहीं सोचते कि भाई उसमें कितने मेंबर है, अगर घर में जितने भी लोग हैं सब परिवार कहलाते हैं। कई बार हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली वालों को भी परिवार बोल देते हैं कि भाई हमारे जो दूर के रिश्तेदार है भाई वो भी परिवार ही है, भले ही वो साथ में नहीं भी रहते हैं। या फिर घर के ही लोग जो जैसे चाचा है, ताया है, भले ही वो साथ में नहीं रहते, अलग घरों में रहते, फिर भी हम बोलते हैं अरे परिवार के ही लोग हैं, हम लोग सब परिवार के हैं, वो हमारे परिवार वाले हैं, वो हमारे परिवार वाले हैं, भले ही हम साथ में नहीं भी रहते, फिर भी बोलचाल में तो ऐसे ही चलता है, सबको परिवार बोल देते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाज की एक विशिष्ट परिभाषा है, एक निश्चित नियत परिभाषा है, एक डेफिनेट और फिक्स उसकी कंसेप्ट है। तो उसी के अंदर ही हमको परिवार को समझना रहता है। आप किसी भी चीज को परिवार यहां नहीं बोल सकते ना, एक परिभाषा है, उस परिभाषा के अंतर्गत जो चीजें आ रही है वही परिभाषा, वही परिवार कहलाएगा, वही फैमिली कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि परिवार क्या होता है। बस यह सोचिए कि आप बोलचाल में जिसको परिवार बोलते हैं ये थोड़ा सा उससे अलग है, एक इसका पारिभाषिक संदर्भ है, उसी में आपको परिवार समझना रहेगा, ठीक है। अगर हम परिवार की बात करें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप वैसे परिवार की बात करते हैं तो कुटुंब के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग है। पहली बात तो यह है कि परिवार जो है वो समाज की मौलिक और प्राथमिक इकाई है। वैसे तो समाज की मौलिक और प्राथमिक इकाई, सबसे छोटी इकाई मनुष्य है, व्यक्ति से समाज बनता है। लेकिन हाँ, व्यक्ति के बाद जो दूसरी बड़ी इकाई है दैट इज फैमिली, वो परिवार है, ठीक है ना। व्यक्तियों से परिवार बनते हैं और फिर परिवार से अंततः समाज का निर्माण होता है। तो समाज की सबसे प्राथमिक इकाई व्यक्ति है, इंडिविजुअल जिसको बोलेंगे, इंडिविजुअल है या व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति से ही अल्टीमेटली परिवार बनता है और व्यक्ति से छोटी इकाई कुछ हो नहीं सकती। व्यक्ति को तो आप तोड़ोगे नहीं ना, तो सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। लेकिन फिर व्यक्ति से बड़ी इकाई परिवार है और परिवारों से ही समाज का अंततः निर्माण होता है। दूसरी चीज यह है कि परिवार जो है वो बहुत ही नैसर्गिक इकाई है। नैसर्गिक का मतलब है कि वो एक कंपलसरी प्राकृतिक व्यवस्था की तरह उसको देखा जाता है कि वो आपको हर समाज में देखने को मिलेगी, चाहे वो कितना भी पुराने से पुरातन समाज हो या नवीन से नवीन समाज हो, आपको हर जगह परिवार का ढांचा देखने को मिलेगा। तो ये एक अनिवार्य व्यवस्था है मनुष्यों के समाज की। मनुष्य जो है वो बिना परिवार के रह ही नहीं सकता, इतनी अनिवार्य और नैसर्गिक व्यवस्था है ये, एक बहुत ही नेचुरल और कंपल्सरी सिस्टम है। आप किसी भी समाज में चले जाए दुनिया में, आपको परिवार मिलेगा, चाहे वो अफ्रीका का
जनजातीय समाज हो, चाहे वो यूरोप का विकसित समाज हो। और आप इतिहास में भी किसी भी युग में आपको परिवार देखने को मिलेगा। आदिम काल से, जब से मनुष्य समूहों में रहना शुरू किया है, जब से मनुष्य थोड़ा सा सामाजिक होना शुरू हुआ है, तभी से परिवार का ढांचा निर्मित हो गया और तब से आज तक चल रहा है। उसमें स्वरूप में परिवर्तन भले ही हो जाए, लेकिन वो रहेगा जरूर। तो हर देश काल में परिवार विद्यमान रहा है, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पे और प्रत्येक समय में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अनिवार्य चीज है, इसके बिना समाज चल नहीं सकता। यह समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। सामाजिक जीवन का ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें परिवार ना रहा हो। दुनिया के हर स्थान पर और इतिहास के हर समय में परिवार विद्यमान रहा, क्योंकि ये इतनी नेसेसिटी है कि इसके बिना समाज नहीं। जैसे भाई बच्चे छोटे हैं तो बच्चों का पालन करने के लिए माता पिता चाहिए। बिना माता पिता की केयर के बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मनुष्य के बच्चे। इसलिए मनुष्य के समाज में परिवार हो गई होगा, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जैसे आप देखेंगे कि दूसरी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिसमें प्रजनन के बाद माता को बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मछली है, मछली ने अंडे दे दिए, अब मछली का काम खत्म हो गया। अब अंडे अपने आप फूट जाएंगे, उसमें से मछली अपने आप निकल के तैरना सीख जाएगी, उसको उसकी माता की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य का बच्चा जो है वो बिना केयर के सर्वाइव नहीं करता है। इसलिए परिवार नैसर्गिक रूप से एक संस्था के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, अब परिवार के अंतर्गत हम लोग परिवार का मतलब क्या समझते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति हो उसको परिवार बोल देते हैं। यहां पर परिवार का मतलब यह है कि माता पिता यानी पति पत्नी, नॉट माता पिता, पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, ये परिवार में आते हैं। या तो पति पत्नी हो, केवल पति पत्नी हो, ठीक है, या तो इनके बच्चे है ही नहीं, या बच्चे हैं भी तो साथ में नहीं रहते, तो वो भी परिवार ही है, पर वो एक खास तरह का परिवार होता है, उसको गृहस्थ परिवार बोलते हैं, हाउस होल्ड फैमिली। उसको क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें केवल पति पत्नी है, उनके बच्चे या तो है ही नहीं या फिर साथ में नहीं रहते, है भी तो अलग रहते हैं, घर में नहीं रहते, तो केवल पति पत्नी है, दो लोग, तो वो भी परिवार ही है, पर उसको बोलेंगे गृहस्थ परिवार। वो एक खास तरह का परिवार है, हाउस होल्ड फैमिली। और परिवार के दायरे में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। माता पिता मतलब पति पत्नी आपस में, और उनके अविवाहित बच्चे मतलब अनमैरिड बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई है। अगर बच्चों की शादी हो जाएगी तो फिर वो परिवार नहीं कहलाएगा, फिर वो कुटुंब बन जाएगा, क्योंकि वहां पर बाहर से एक स्त्री आ गई तो वो कुटुंब कहलाएगा फिर। तो परिवार का मतलब होता है पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे। इसके अतिरिक्त तो और कोई व्यक्ति अगर इस दायरे में आ गया तो फिर वो परिवार नहीं कहलाता, फिर वो कुटुंब बन जाता है। ठीक है ना? तो परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और उनके ऐसे बच्चे जो अविवाहित है। अगर बच्चे की शादी हो गई तो फिर वो परिवार नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में? ये होती है फैमिली। समाज शास्त्र में इसको फैमिली माना गया है। बाकी इसके अलावा और कुछ आएगा तो वो जॉइंट फैमिली कहलाने लग जाएगी फिर, अगर इसमें और कोई भी आ गया तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें केवल पति पत्नी ही है तो वो भी फैमिली ही है, पर वो गृहस्थ फैमिली है। इसको ऐसे आप वेन डायग्राम से समझिए। ये बाहर वाला गोला जो है वो फैमिली है और अंदर वाला गोला जो है वो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फैमिली है। ठीक है ना? अर्थात हर हाउस होल्ड फैमिली तो होता है, हर गृहस्थ परिवार तो होता है, किंतु हर परिवार गृहस्थ नहीं होता। भाई हर गृहस्थ परिवार तो है ही, अगर केवल पति पत्नी भी है तब भी वो परिवार ही है, पर खास तरह का परिवार है, गृहस्थ परिवार। अर्थात हाउस होल्ड फैमिली तो है ही, हर हाउस होल्ड फैमिली है, लेकिन हर फैमिली हाउस होल्ड नहीं है, क्योंकि ऐसी फैमिली जिसमें माता पिता के साथ बच्चे भी रहते हैं वो फैमिली तो है किंतु हाउस होल्ड नहीं है। जबकि जिसमें केवल पति पत्नी है वो हाउस होल्ड भी है और फैमिली भी है। तो ये संबंध है दोनों के बीच में। हर हाउस होल्ड फैमिली तो है किंतु हर फैमिली हाउस होल्ड नहीं है। ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे हैं वो हाउस होल्ड नहीं भी है। ठीक है, तो परिवार का मतलब होता है या तो पति पत्नी केवल, या फिर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, बस ये कहलाता है परिवार। अब पति पत्नी में यह भी हो सकता है कि पति की एक से ज्यादा पत्नियां हो तो भी वो परिवार ही कहलाएगा, जो पॉलीगैमी सिस्टम होता है। मान लो कि पति है, अब पति ने 2 शादियां कर रखी है तो ये भी परिवार ही कहलाएगा, क्योंकि ये इसी की पत्नियां हैं दोनों। ठीक है ना? 3 शादियां कर रखी है तो ये भी परिवार ही कहलाएगा।
तो वो क्योंकि वो पति पत्नी ही है, दूसरा संबंध नहीं है उनके बीच में। तो ये जो परिवार होता है इसमें दो तरह के संबंध होते हैं, एक रक्त संबंध और दूसरा विवाह संबंध। भाई पति पत्नी आपस में किस संबंध से जुड़े हुए हैं? विवाह संबंध से, मैट्रिमोनियल रिलेशन से। और बच्चों के साथ पति पत्नी रक्त संबंध से, और बच्चे भी आपस में रक्त संबंध से। तो परिवार में दो ही तरह के संबंध एग्जिस्ट कर सकते हैं, रक्त संबंध और विवाह संबंध, मैट्रिमोनियल रिलेशंस एंड ब्लड रिलेशंस। पति पत्नी का आपस में विवाह का संबंध है, और बच्चों का माता पिता से और बच्चों का आपस में ब्लड रिलेशन है, खून का संबंध है। तो दो ही तरह की रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करेंगी, मैट्रिमोनियल और ब्लड। इसके अलावा तीसरी कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। यह परिवार होता है। अब परिवार की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार क्या होता है। परिभाषा देखने से पहले एक और बात आप समझ लीजिए, परिवार के दो स्वरूप होते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। दो तरीके के परिवार होते हैं, एक होता है जन्म मूलक परिवार और एक होता है प्रजनोत्पत्ति का परिवार। जन्म मूलक परिवार वो होता है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है, ओरिएंटेशन की फैमिली बोलते हैं इसको। आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है वो कहलाएगा जन्म मूलक परिवार, ओरिएंटेशन फैमिली या फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। जैसे आप जिस परिवार में पैदा हुए हो वो ओरिएंटेशन फैमिली है, उसमें आपकी कोई भूमिका कोई योगदान नहीं है, आपको वो भगवान की तरफ से वो परिवार मिला है, क्योंकि आपकी तो कोई भूमिका नहीं है कि आप किस परिवार में पैदा हो गए। तो वो ओरिएंटेशन की फैमिली कहलाती है, जिस फैमिली में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के लिए वो फैमिली ओरिएंटेशन की फैमिली है। इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसको भगवान के द्वारा या कुदरत के द्वारा या नियति के द्वारा वो परिवार मिल गया है, ईश्वर के द्वारा, जो भी आप माने। और दूसरा परिवार होता है जो प्रोक्रिएशन का परिवार होता है, जो उसने खुद बनाया है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। इसको जो है संतान उत्पत्ति का या प्रजनोत्पत्ति का परिवार बोलते हैं। प्रजनोत्पत्ति के परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जो व्यक्ति स्वयं बनाता है विवाह करके संतान उत्पत्ति के द्वारा, तो वो उसकी प्रजनोत्पत्ति का परिवार है। जैसे आपका जन्म जिस परिवार में हुआ वो आपकी ओरिएंटेशन की फैमिली है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। और जो परिवार आप बनाओगे, शादी होगी, विवाह करोगे, उसके बाद संतान उत्पत्ति होगी, बच्चे होंगे, तो आपने जो परिवार बनाया शादी करके, बच्चे उत्पन्न करके या बच्चों के पैदा करके, तो वो परिवार कहलाता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, प्रजनोत्पत्ति का परिवार। ठीक है, तो परिवार के दो स्वरूप हैं, जन्ममूलक और प्रजनोत्पत्ति। जो जिस परिवार में पैदा हो गए वो जन्ममूलक, और जो आपने शादी करके बच्चों के द्वारा या संतान उत्पत्ति के द्वारा, संतान की उत्पत्ति के द्वारा बनाया विवाह करके, वो प्रजनोत्पत्ति का परिवार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब परिवार की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। देखिए, परिवार में वो सारे तत्व तो सम्मिलित होंगे जो कुटुंब में है भाई, क्योंकि परिवार कुटुंब का ही एक हिस्सा है। कुटुंब बड़ा होता है, परिवार छोटा होता है। तो एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही घर में, एक ही चूल्हे पे बना हुआ खाना खाएंगे, मतलब साझी रसोई होगी, एक ही आर्थिक ढांचा होगा, मतलब आर्थिक इकाई एक ही आर्थिक इकाई के रूप में काम करेंगे, यानी कि साझा सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो वो सारी चीजें तो इसमें होगी ही होगी परिवार में, जो कुटुंब में होती है, कि भाई साझी छत है यानी एक ही घर है, एक ही चूल्हे पे पका हुआ भोजन कर रहे हैं, आर्थिक इकाई एक ही है। मतलब यह है कि सोर्स ऑफ इनकम या तो कॉमन है, अगर सोर्स ऑफ इनकम कॉमन नहीं भी है, आय का स्रोत कॉमन नहीं भी है, तो भी घर को चलाने में योगदान एक इकाई के रूप में, आर्थिक इकाई के रूप में है। ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें रहती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें मूल जो बातें रहती है वो इसकी परिभाषाओं के तहत हम देखते हैं। जैसे परिभाषाएं जो परिवार की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है, एक परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दी है। मैकाइवर और पेज की परिभाषा के हिसाब से परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और जिसमें संतान उत्पत्ति और पालन पोषण किया जाता है। अर्थात जो परिवार होता है वो बेसिकली स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों के द्वारा संतान उत्पत्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। स्त्री और पुरुष के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस या यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति मिलती है विवाह के द्वारा परिवार के अंदर। भाई परिवार क्या है? परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच के यौन संबंधों को विवाह के आधार पर सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। अन्यथा सामाजिक स्वीकृति नहीं है यौन संबंधों को, लेकिन विवाह की संस्था के द्वारा एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस को एक सोशल अप्रूवल मिल जाता है विवाह के अंदर, और उसके द्वारा फिर संतानों की उत्पत्ति की जाती है और पालन पोषण उनका किया जाता है, और इस तरह से समाज आगे चलता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है,
तो मैकाइवर और पेज ये कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके अंदर स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को विवाह नामक संस्था के आधार पर सामाजिक स्वीकृति मिलती है और उसके द्वारा फिर वो संतान उत्पत्ति करते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं और इस तरह से समाज चलता रहता है। एक परिभाषा फेयर चाइल्ड ने दी है। फेयर चाइल्ड की परिभाषा भी इसी तरह से है। तो इसमें यौन संबंध का मुख्य रोल रहता है, क्योंकि परिवार जो है वो प्रजनन का एक माध्यम है, संतान उत्पत्ति का एक साधन है, ठीक है ना। तो वो भी एक मूल विचार परिवार के अंदर रहता है। फेयर चाइल्ड की अगर हम बात करें तो फेयर चाइल्ड भी इसी तरह से परिवार को परिभाषित करते हैं। फेयर चाइल्ड कहते हैं कि परिवार एक मूलभूत सामाजिक संस्था है, यानी हर समाज में आपको परिवार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह मिलेगा। एक मूलभूत सामाजिक संस्था है जिसमें एक या अधिक पुरुष एक या अधिक स्त्रियों के साथ रहते हैं और उनके लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त यौन संबंधों की व्यवस्था होती है और सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों की प्रणाली होती है और वे अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई, मूलभूत सामाजिक संस्थाएं मतलब हर जगह देखने को मिलेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो स्त्री पुरुष हैं वो साथ में रहते हैं। ये पॉलीगैमी वाली सिस्टम को भी लेके चल रहे हैं, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने में बहुत जगह ऐसा होता था कि बहुपत्नी व्यवस्था थी जिसमें एक से अधिक पत्नियां भी रहती थी साथ में। तो वो यही बोल रहे हैं कि एक ऐसी मूलभूत इकाई है जिसमें एक पुरुष जो होता है वो एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ या फिर एक स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों के साथ, अगर उल्टी बहुपत्नी विवाह है तो वो रहते हैं पति पत्नी की तरह। एक पुरुष है वो अपनी पत्नी के साथ, अगर एक पत्नी है तो एक और दो तीन है तो जितनी भी पत्नियां हैं उनके साथ रहता है, यौन संबंधों के द्वारा संतान की उत्पत्ति करते हैं और मिलकर फिर उसका भरण पोषण करते हैं और इस तरह से समाज जो है वो चलता रहता है। तो इसको जो है वो परिवार बोलते हैं। यही बात इसने भी बोली। तीसरी परिभाषा, जो उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य कि भाई बच्चों को बड़ा करना है मिलके, तो कर्तव्य है उनका ये, है ना। कुछ अधिकार समाज से उनको मिलते हैं कि वो एक कपल के रूप में आइडेंटिफाई होते हैं, एक फैमिली के रूप में समाज में रिकॉग्नाइज होते हैं, उनका इज्जत होती है, सम्मान होता है, उनको सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है यौन संबंधों के द्वारा संतान उत्पत्ति की। तो वो सब उनको अधिकार भी होते हैं और उनके कर्तव्य भी होते हैं। तो वो इस तरह से परिवार का निर्माण होता है, ये फेयर चाइल्ड ने बोला है। मजूमदार और मदान की अगर बात करें, मजूमदार और मदान भी दो समाजशास्त्री हुए हैं। इनके हिसाब से ये दो दृष्टिकोण से परिवार को देखते हैं। एक दृष्टिकोण है फंक्शनल इकाई के रूप में देखते हैं, फंक्शनल यूनिट के रूप में, जो कि यूनिवर्सल और एक स्थायी संस्था है। और दूसरा इनका दृष्टिकोण यह है कि ये दो एक मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, मजूमदार और मदान जो है उनका यह मानना है कि जो परिवार नामक संस्था है समाज के अंदर, जो परिवार नामक संस्था है समाज के अंदर, इसको दो दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। मजूमदार और मदान ने क्या बोला कि जो परिवार नाम की संस्था है समाज में, उसको दो दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। पहला दृष्टिकोण है फंक्शनल यूनिट के रूप में, इसको हिंदी में बोलेंगे कार्यात्मक इकाई के रूप में। फंक्शनल यूनिट के रूप में अगर हम परिवार को देखें तो वो एक यूनिवर्सल और नैसर्गिक व्यवस्था है। इसका मतलब है कि वो इतनी अनिवार्य है, इतनी जरूरी है कि आपको हर समाज में, हर स्थान पर, हर समय देखने को मिलेगी, इतिहास में हर समय, क्योंकि उसके बिना मनुष्यों का समाज चल नहीं सकता। तो हमें ये जो मजूमदार और मदान है ये मानते हैं कि परिवार बहुत मूलभूत आवश्यकता है मनुष्यों के समाज की, उसके बिना चल ही नहीं सकता। इसलिए वो उस तरह से अस्तित्व में आया है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वो जरूरी है, उसके बिना समाज नहीं चल सकता। क्योंकि बच्चों का भरण पोषण होगा ही नहीं, बच्चों के लिए माता पिता चाहिए, नहीं तो बच्चे मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे इंसान के बच्चे, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं कि इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि हमें इसको मनुष्य द्वारा निर्मित इकाई के रूप में भी देखना चाहिए कि ये नैसर्गिक होने के साथ साथ मनुष्य की अपनी आवश्यकता के लिए बनी है। मनुष्य को यौन संबंध मतलब यौन सुख चाहिए। दूसरा है कि मनुष्य को संतान उत्पत्ति करना है, मनुष्य को भावनात्मक संबल चाहिए, मनुष्य को एक मनोरंजन भी चाहिए जो परिवार के अंदर। मनोरंजन का मतलब वो नहीं रील्स देखने वाला मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब एक भावनात्मक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है इंसान की। वो अकेले नहीं रह सकता, उसको ग्रुप चाहिए, भावनात्मक संबल देने वाले लोग चाहिए, उसकी कुछ इमोशनल नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उस तरह से। तो रिक्रिएशनल पर्पस से भी उसका इंपॉर्टेंस है। फिर श्रम का विभाजन हो जाता है। तो मनुष्य की अपनी भी आवश्यकताएं हैं जिसलिए उसने परिवार का निर्माण किया, चाहे फिर उसके भावनात्मक जरूरत हो, मनोवैज्ञानिक जरूरत हो, यौन सुख की आकांक्षा हो। यौन सुख में नियमितता आ जाती है, एक नियामकता आ जाती है इससे,
कि उच्च श्रृंखलता नहीं रहती, स्वच्छंदता नहीं रहती, तो एक अच्छी व्यवस्था बन जाती है कि भाई परिवार के ढांचे में रहते हुए वो तमाम चीजें हो पाती हैं। तो ये एक तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित एक समिति भी है। तो दोनों रूपों में इसको देखा जाना चाहिए। तो मैकाइवर और पेज की परिभाषा, फेयरचाइल्ड की परिभाषा और मजूमदार और मदान की परिभाषा, इससे आप देख सकते हैं कि परिवार किस तरह से बनता है। अब परिवार की अगर हम विशेषताएं देखें तो जो हमने परिभाषाएं देखी उसी के आधार पर हम परिवार की विशेषताएं समझ सकते हैं। जैसे परिवार की कुछ विशेषताएं क्या है, परिभाषा से ही आप विशेषता लिख सकते हो। जैसे सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संबंधों पर आधारित, पति पत्नी के बीच में परिवार के अंदर जो यौन संबंध होते हैं उनको सोशल अप्रूवल होता है। अन्यथा अगर कोई यौन संबंध बना ले, ऐसा कपल जो पति पत्नी नहीं है, तो वो एक लांछन का बायस एक लांछन की वजह बनता है, सामाजिक अपवाद का विषय बनता है। लेकिन वही विवाह संस्था के द्वारा परिवार में जब परिणत हो जाता है तो उसको सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है और वो प्रजनन का और संतान उत्पत्ति का साधन बन जाता है, जो कि ठीक भी है समाज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो समाज बढ़ेगा कैसे। दूसरा, पति पत्नी के संबंधों में एक स्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलिटी। उसमें जो क्या बोलना चाहिए, अस्थिरता नहीं रहती। एक बार आप परिवार के दायरे में आ गए तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप बन जाती है। अब आप दोनों की जिम्मेदारी हो गई संतति के प्रति, बच्चों के प्रति। अब बच्चों को आप छोड़ोगे नहीं, वरना छोड़ के भाग जाते जब जिम्मेदारी आती। तो जब आप विवाह और करके परिवार के दायरे में आ गए, समाज की नजर में आ गए कि अब आप पति पत्नी हो, एक परिवार हो, आपके बच्चे हैं, अब आप एक दूसरे के प्रति और बच्चे के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि समाज से आपको स्वीकृति मिली है। अब आपको दायित्व भी मिले हैं समाज से। अगर समाज आपको अधिकार दे रहा है तो कर्तव्य भी लगाएगा, ठीक है ना। तो अब पति पत्नी के जीवन में क्या आ जाता है, उनके संबंधों में एक स्थायित्व आ जाता है, परमानेंसी आ जाती है। दोनों मिलके परिवार के दायित्वों का वहन करते हैं। तीसरा, एक साझा निवास होता है। भाई परिवार है तो एक छत के नीचे रहेगा, एक ही घर में रहेगा। अलग अलग घर में रहने वाले परिवार नहीं कहलाते। फिर साझा खाना पकेगा, एक साथ खाना बनाएंगे, खाएंगे। एक ही आर्थिक प्रणाली रहेगी, एक आर्थिक इकाई रहेगा परिवार, मतलब एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, एक आदमी कमा के लाता है। अगर दोनों भी कमा के ला रहे हैं अलग अलग सोर्सेस से, तो भी वो आर्थिक इकाई एक ही मानी जाएगी, क्योंकि दोनों का पैसा घर को चलाने में खर्च होगा, अलग अलग, मतलब एक साथ, नॉट अलग अलग। अगर पति पत्नी दोनों भी कमा रहे हैं पर दोनों का पैसा घर के संचालन में खर्च हो रहा है ना, तो वो आर्थिक इकाई एक ही माना जाएगा। एक वंशक्रम की प्रणाली होती है। वंशक्रम मतलब एक लीनियज रहता है, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, एक लीनियज से परिवार चलता है वंशक्रम की प्रणाली से, है ना। आप अपना वंशक्रम देखते हो कि नहीं, कि मेरे दादा ये थे, ये वो पीढ़ी थे, उनके पहले ये थे, ऐसा। और श्रम का विभाजन भी हो जाता है। आर्थिक प्रावधान, आर्थिक प्रावधान का मतलब यह है कि पति पत्नी के बीच में एक श्रम विभाजन हो जाता है, जो कि ठीक भी है। उससे क्या रहता है ना कि एक व्यवस्था आ जाती है कि भाई पति जो है वो ब्रेड विनर है, वो कमा के लाएगा या इकट्ठा करके लाएगा, कुछ भी है। पति जो है वो ब्रेड विनर है, रोजगार कमा के लाएगा, और पत्नी जो है वो घर देखेगी। मतलब ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप ये मत बोलना कि ऐसा ही तो नहीं है फिक्स, पति पत्नी के रोल रिवर्सल हो सकते हैं, हो सकता है। इट कैन बी दी अदर वे अराउंड, इट कैन बी वाइस वर्सा। आज के जमाने में तो हो ही सकता है। कीएन का एक फिल्म नहीं आई थी उस तरह से। लेकिन मैं एक ट्रेडिशनली एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि एक जो दोनों में से एक जो है वो ब्रेड विनर है, ब्रेड विनर मतलब कमा के ला रहा है, और दूसरा जो है वो घर संभाल रहा है। अब ये जो पति है, ये जो पत्नी है बेसिकली जो घर संभाल रही है, इसकी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति पति कर दे रहा है, और पति की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति पत्नी कर दे रही है। पति उसको खिला रहा है, उसको घर बना के दिया, उसको कपड़े ला के देता है, खाना ला के देता है। उसके बदले में पत्नी पति का काम करती है, उसको खाना बना के खिलाती है, उसका घर साफ रखती है, उसके बच्चों को पालती है, बड़ा करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है। तो क्या है, ये एक श्रम विभाजन हो गया कि एक व्यक्ति ब्रेड विनर है, वो बाहर मेहनत करके कमा के लाएगा, इसकी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करेगा, और ये उसकी घरेलू जरूरतों की पूर्ति करेगी। ये रोल रिवर्सल भी हो सकता है, इट कैन बी द अदर वे अराउंड ना, ठीक है, ऐसा। या फिर दोनों ही कमाते हैं। मान लो आज के जमाने में अगर दोनों ही कमा रहे हैं, दोनों ही ब्रेड विनर्स हैं, तो घर के काम भी दोनों मिलके करते हैं। अगर दोनों ऑफिस जा रहे हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, सैलरी बराबर है, सब दोनों घर बराबर खर्च करते हैं, इंस्टॉलमेंट बराबर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि फिर घर के काम दोनों मिलके करेंगे। तो एक श्रम विभाजन हो जाता है, किसी भी रूप में हो वो उस तरह का परिवार में रहता है। इसके अलावा इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो और भी हैं, और भी जगह और भी कुछ विशेषताएं, जैसे सार्वभौमिकता या सार्वत्रिकता जिसको बोलते हैं।
सार्वभौमिकता या सार्वत्रिकता का मतलब है कि आपको परिवार दुनिया में हर जगह देखने को मिलेगा, हर काल में, हर समय, हर देश में, हर स्थान पर। दूसरा, इनके बीच में एक भावनात्मक आधार रहता है, पति पत्नी के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट भी रहता है, और परिवार के सदस्यों के बीच में, मतलब यहां केवल पति पत्नी की बात नहीं है, बच्चे भी हैं उसमें। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो ब्लड रिलेशन से भी जुड़े होते हैं और या फिर विवाह संबंध से जुड़े हैं, पति पत्नी आपस में विवाह संबंध से जुड़े हैं, इसीलिए उनके बीच में एक इमोशनल कनेक्ट रहता है, वो इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं दूसरे की तुलना में। भाई आप अपने घर वालों के प्रति जितना प्रेम अनुभव करते हो, स्नेह अनुभव करते हो, किसी अनजाने के प्रति थोड़ी उतना करोगे। तो एक भावनात्मक कनेक्ट रहता है। दूसरा, परिवार का आकार सीमित होता है तुलनात्मक रूप से, मतलब परिवार का जो साइज है वो कुटुंब की तुलना में छोटा होता है। जाहिर सी बात है, कुटुंब बड़ा होगा, परिवार उससे छोटा होता है, क्योंकि कुटुंब में कई सारी फैमिलीज शामिल होती है। कई सारी फैमिली मतलब उसमें 2-3 जनरेशन हो सकती है, एक ही जनरेशन के कई सिबलिंग्स अपनी फैमिलीज के साथ हो सकते हैं। तो वो सीमित आकार का नहीं होता, उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, जबकि इसका आकार सीमित होता है परिवार का। ठीक है। बाकी इसकी सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति है कि भाई इसी से मिलकर समाज बनता है, वो सब चीजें तो है ही है। ये सामाजिक नियंत्रण की इकाई भी है। इसके जरिए समाज जो है, परिवार के जरिए समाज मनुष्यों के जीवन पे अंकुश भी रखता है, उनको एक व्यवस्था में ले आता है कि भाई आप पति पत्नी हो, आपस में आपको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, बच्चे पैदा करने, उनका पालन पोषण करना है एक दूसरे के साथ आपके। तो एक क्या है कि एक समाज जो है परिवार के माध्यम से, समाज जो है वो परिवार के माध्यम से समाज का नियमन भी करता है, उसको रेगुलेट भी करता है। तो ये भी एक बात है। ठीक है ना। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अब हम समाज के परिवार के पक्ष देखते हैं। परिवार के 2 पक्ष हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली बोलते हैं। परिवार के कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष है परिवार के। एक होता है संरचनात्मक पक्ष, दूसरा होता है प्रकार्यात्मक पक्ष। संरचनात्मक पक्ष का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली, और प्रकार्यात्मक पक्ष का मतलब होता है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन है, और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उसको संरचनात्मक पक्ष बोलते हैं। संरचना का मतलब होता है परिवार की रचना कैसे हुई है। संरचना में रचना शब्द आ रहा है, मतलब परिवार की रचना कैसे हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं परिवार का संरचनात्मक पक्ष या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली। यानी उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उसकी संरचना कैसे हुई है, रचना कैसे, उसमें कौन कौन लोग हैं। तो इसका मतलब होता है, संरचनात्मक पक्ष का मतलब होता है कि फैमिली में कितने सदस्य हैं, मतलब उनकी संख्या क्या है, कितने सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य हैं, और उनमें कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। इसको बोलते हैं परिवार का संरचनात्मक पक्ष। कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, और आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसको बोलते हैं परिवार का संरचनात्मक पक्ष, स्ट्रक्चर। कि भाई मान लो कि 4 मेंबर हैं, माता पिता और 2 संतानें जो आपस में भाई बहन है या दोनों भाई हैं। कैसा संबंध है? तो 4 कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। कौन कौन है? माता पिता और बच्चे। और कैसा संबंध है? खून का या शादी का। इसको बोलते हैं संरचनात्मक पक्ष। और दूसरा होता है प्रकार्यात्मक पक्ष, फंक्शनल एस्पेक्ट। फंक्शनल का मतलब होता है उद्देश्य, प्रयोजन, वजह, कारण, किस कारण से परिवार बनता है। फंक्शन का मतलब होता है प्रयोजन क्या है इसके बनने का, कारण क्या है, वजह क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, किस वजह से परिवार का निर्माण होता है या किया जाता है। तो उसको बोलते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। फंक्शनल एस्पेक्ट का मतलब वे प्रयोजन या वे उद्देश्य या वे वजह है जिनके कारण या जिस वजह से समाज का निर्माण होता है या किया जाता है, सॉरी परिवार का निर्माण होता है या किया जाता है, उसको बोलते हैं परिवार का फंक्शनल एस्पेक्ट। अब परिवार का निर्माण क्यों होता है? तो परिवार के निर्माण के कई कारण हैं। जितनी भी वजहें हैं, जितने भी कारण हैं, जितने भी उद्देश्य हैं जिनके कारण परिवार अस्तित्व में आता है या बनता है, उसको बोलते हैं परिवार का प्रकार्यात्मक या फंक्शनल एस्पेक्ट या प्रकार्यात्मक पक्ष। अब परिवार क्यों बनता है? भाई कई कारण है। पहला तो यह होता है कि भाई यौन इच्छाओं की संतुष्टि, स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होता है वो उन दोनों को एक उनकी यौन इच्छाओं की संतुष्टि या यौन सुख की प्राप्ति हेतु परिवार का निर्माण होता है। उसके बाद संतान उत्पत्ति, प्रजनन के द्वारा संतति को जन्म देना, वो भी एक उद्देश्य है, नहीं तो परिवार समाज आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है। संतति तो खैर बिना परिवार के भी हो सकती है, पर उसका भरण पोषण परिवार के दायरे में होता है।
ऐसा है। नहीं तो फिर अगर उन पर जिम्मेदारी नहीं होगी माता पिता पे, तो फिर कैसे वो बच्चे को बड़ा करेंगे। उसके बाद आर्थिक पक्ष भी रहता है, जो मैंने आपको बताया कि भाई श्रम का विभाजन हो जाता है, पुरुष जो है वो घर की तरफ से निश्चिंत हो जाता है, स्त्री जो है वो आर्थिक पक्ष की तरफ से निश्चिंत हो जाती है। इस पुरुष कमा के लाएगा, स्त्री उसका घर देख लेगी, स्त्री घर देख लेगी, पुरुष उसको खिला पिला देगा, पहना ओढ़ा देगा, ऐसा। तो ये क्या है, एक आर्थिक, एक श्रम का विभाजन भी हो जाता है। तो दोनों के लिए अच्छी स्थिति रहती है। मतलब आप उसको उस रूप में मत लो, मैं तो मूल रूप में बता रहा हूं कि मौलिक रूप में इस तरह समाज बनता है। ठीक है। सामाजिकरण की इकाई है कि भाई समाज परिवार से ही मिलके बनता है, तो समाज के लिए भी परिवार जरूरी है, क्योंकि परिवार मिलके ही समाज बनाएंगे। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से समाज बनता है, वो सब प्रकारात्मक पक्ष कहलाते हैं। स्त्री पुरुष की यौन इच्छाओं की संतुष्टि और उनका नियमन, उनका रेगुलेशन हो जाता है परिवार के दायरे में। वो उच्च श्रृंखल नहीं हो पाते, स्वच्छंद नहीं हो पाते, जो कि ठीक है समाज के हिसाब से। संतान उत्पत्ति के अलावा उनका भरण पोषण संतान का, फिर श्रम का विभाजन, उसके अलावा अगर आप देखोगे सामाजिकरण, तो ये सब जो है प्रकार्यात्मक पक्ष है। मनोरंजन का मतलब वो नहीं रील्स देखने वाला मनोरंजन मतलब ये है कि मनुष्य को एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संतुष्टि भी परिवार के अंदर मिलती है। उसको प्रेम चाहिए, वो प्रेम करना भी चाहता है और प्रेम पाना भी चाहता है, तो वो परिवार के दायरे में संभव हो पाता है कि वो अपने लोगों से, अपनी पत्नी से, बच्चों से प्रेम करता है और उनका प्रेम का आकांक्षी भी है, उनका प्रेम पाना भी चाहता है। तो हर मनुष्य की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है जो परिवार में पूरी हो जाती है। ठीक है। उसको मनोरंजन भी चाहिए, जब भी वो अपने काम से उबेगा, उसको टेंशन होगी, उसको डिप्रेशन होगा, तो परिवार उसे संबल देगा, भावनात्मक संबल देगा, मानसिक संबल देगा। तो वो सब चीजें भी हैं, तो वो परिवार के उद्देश्य है। मार्क्स ने तो इसको इसीलिए वर्ग शत्रु भी माना है कि ये इंसान को बागी नहीं होने देता है। एनीवे, तो ये सब चीजें हैं। अब परिवार के प्रकार कई आधारों पर किए गए हैं, अलग अलग आधारों पर परिवार के प्रकार बताए गए हैं कि भाई कुछ तो नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पे कि कितने मेंबर है, कम मेंबर है तो न्यूक्लियर फैमिली, नाभिक परिवार, ज्यादा मेंबर है तो जॉइंट फैमिली, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से किए गए हैं। फिर वो लोग रहते कहाँ हैं शादी के बाद, पति के घर रह रहे हैं, पत्नी के घर रह रहे हैं, तो उसके आधार पे भेद किए गए हैं। शादी के कितनी शादियां कर रहा है आदमी, उस पे भेद किए गए हैं। तो परिवार के जो भेद है वो अलग अलग आधारों पे किए गए हैं। पहला आधार है विवाह के आधार पर कि कितने विवाह हो रहे हैं। अब आजकल तो जनरली एक ही शादी होती है, पर पुराने जमाने में कई कई विवाह भी होते थे। तो उस आधार पे दो तरह के परिवार होते हैं। एक होता है एक विवाही परिवार, मोनोगैमस सिस्टम। मोनोगैमस या एक विवाही का मतलब होता है कि जहां पर एक पति है और उसकी एक ही पत्नी है, इसको बोलते हैं मोनोगैमस फैमिली, जो कि आजकल है 99% मोनोगैमस फैमिली है। ठीक है। मोनोगैमस का मतलब होता है कि एक पुरुष और एक स्त्री, एक पति एक पत्नी, इसको क्या बोलेंगे, मोनोगैमस सिस्टम। एक बार शादी, एक विवाह। पुराने जमाने में जो है वो बहुविवाही परिवार होते थे। बहुविवाही मतलब एक से अधिक विवाह होते थे, तो उनको बहुविवाही परिवार बोलते थे। वो भी परिवार ही है, क्योंकि वो जितनी भी पत्नियां हैं एक ही पति की है, तो वो एक परिवार ही कहलाएगा, क्योंकि वो पति पत्नी है आपस में, भले ही 4 पत्नियां हो, पर है तो पति पत्नी ना, तो वो कहलाएगा परिवार ही। तो बहुविवाही परिवार भी हुआ करते थे पुराने जमाने में। अभी भी कहीं कहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गए दुनिया में, अब भी होते हैं। हिंदुओं में तो खैर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से मतलब वो परमिटेड नहीं है। हमारे यहाँ केवल मुस्लिमों में परमिटेड है ना, मुस्लिम में, इस्लाम में परमिटेड है। बाकी तो क्रिश्चियन, सिख्स, जैन, हिंदूज, ये सब हिंदू कोड बिल के दायरे में बहुविवाह नहीं कर सकते। तो अभी भी कहीं कहीं होते हैं दुनिया में। एनीवे, तो बहुविवाही परिवार होते हैं। बहुविवाही भी 2 तरह के होते हैं। बहुविवाही परिवार को अंग्रेजी में पॉलीगैमस फैमिली बोलते हैं। पॉलीगैमस फैमिली भी 2 तरह की होती है। एक वो जिसमें आदमी बहुत सारी शादियां करे, उसको बोलते हैं बहुपत्नी। बहुपत्नी मतलब कई सारी पत्नियां, एक पति है और उसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीगाइनस सिस्टम। पॉलीगाइनस सिस्टम, बहुपत्नी विवाह, यानी आदमी एक ही है, पति एक ही है, लेकिन उसकी पत्नियां एक से ज्यादा है। कई यहां पर बहु का मतलब एक से ज्यादा से है। अगर 2 भी है तो भी वो पॉलीगैमी में ही आएगा, उसको बहुविवाही मानेंगे। एक से अधिक अगर पत्नी है या एक से अधिक अगर पति है तो वो इसी में आएगा, पॉलीगैमी में ही आएगा। अगर एक पति और एक पत्नी है, वो ही केवल मोनोगैमस में आता है, वो ही केवल एक विवाह में आता है। एक से अधिक है, भले ही 2 हो या 2 से ज्यादा हो, वो सब बहुविवाह में आ जाता है।
ठीक है। तो बहुपत्नी का मतलब एक पति है और उसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, तो ऐसा परिवार बहुपत्नी परिवार या बहुपत्नी विवाह परिवार कहलाता है, पॉलीगाइनस सिस्टम। इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्त्री एक है, मतलब पत्नी एक है लेकिन इसके कई गो पति हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा पति है, तो यह परिवार कहलाएगा बहुपति विवाह। बहुपति विवाह मतलब एक से ज्यादा पति है, इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस फैमिली। पॉलीएंड्रस मतलब एक से ज्यादा पति है। ये भी होता है दुनिया में, आप ये मत सोचिए कि कहां होता है। द्रौपदी की तरह, द्रौपदी के 5 पति थे कि नहीं, तो उस तरह का सिस्टम है ये पॉलीएंड्रस सिस्टम, जिसमें स्त्री एक ही है लेकिन उसके पति कई सारे हैं। इसको पॉलीएंड्रस सिस्टम बोलते हैं, जैसे द्रौपदी के कई पति थे। ऐसे समाज है दुनिया में, इंडिया में भी है। इंडिया में उत्तराखंड में एक ट्राइब है, आई एम जस्ट अनेबल टू रिकलेक्ट द नेम ऑफ द ट्राइब, बट देयर इज अ ट्राइब इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इन गढ़वाल एरिया, पौड़ी गढ़वाल एरिया, जहां पर एक परिवार में जितने भी भाई होते हैं वो सब एक ही स्त्री से शादी कर लेते हैं। अगर 3 भाई है, 4 भाई है, तो अलग अलग शादियां नहीं करेंगे, एक ही लड़की से सब शादी कर लेंगे। इसकी वजह यह है कि वो लोग, इसकी वजह मतलब ये, वो अपने आप को ऐसे लेजिटिमाइट करते हैं कि हम लोग पांडवों के वंशज हैं। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास, कि हम पांडवों के वंशज हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि पांडवों ने 5 ने द्रौपदी को शादी कर ली थी एक ही से। बट इसकी रियल वजह यह है कि क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था और पहाड़ी क्षेत्र में खेत बहुत कम होते थे, और जो होते थे उनमें भी बर्फ जमी रहती थी, उत्पादन बहुत कम होता था। तो पहाड़ी क्षेत्र में वैसे भी कृषि भूमि कम होती है, जो होती भी है उस पे आइस बरसती है, तो फसल उतनी पैदा नहीं होती। ऐसी स्थिति में अगर अगर सभी भाई अलग अलग स्त्रियों से शादी कर लेंगे तो बंटवारा हो जाएगा, परिवार बढ़ेगा और जमीन बटेगी तो वो इतनी कम रह जाएगी कि उससे सभी का उदर पोषण होना संभव नहीं रहेगा। इससे फिर वो मर जाएंगे या वो सर्वाइवल का संकट आ जाएगा। ये वो जमाना है जब और कोई दूसरे साधन नहीं है। भाई आज के समय से आप उसको मत देखो, अब तो आप ये बोल सकते हो कि भाई कुछ और काम कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, धंधा पानी पकड़ लो, लेकिन वो जमाना है जब एक ही मीन ऑफ प्रोडक्शन होता था, दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड। अगर वो भी बढ़ जाएगा तो फिर इतनी कम जमीन रह जाएगी, धीरे धीरे, मतलब एक पीढ़ी में बटी, फिर दूसरी में और बढ़ गई, तीसरी में और बढ़ गई, और जमीन है ही बहुत कम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगली पीढ़ी, 2-4 पीढ़ी तक जमीन रह ही नहीं जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि उससे पालन पोषण होगा ही नहीं। इसलिए तरीका ये अपनाया गया कि सब एक ही स्त्री से शादी कर लेंगे तो जमीन इंटैक्ट रहेगी। तो हालांकि उसको वो लोग लेजिटिमेसी फिर एक एंशिएंट तो नहीं बोलेंगे, उसको मिथोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन से उसको लेजिटिमेसी दे देते हैं कि हम तो पांडवों के वंशज हैं। एनीवे, तो वो भी रहता है। तो इस तरह से बहुपति विवाह भी होता है। ये बहुपति विवाह 2 तरह का होता है। अगर एक, जैसे एक वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्त्री है, अगर उसके पति आपस में सगे भाई हों, यानी कि एक पत्नी है, मतलब एक स्त्री है, उसने भाइयों से शादी कर ली, मतलब उसके जो पति हैं वो आपस में भाई हैं, तो ये विवाह कहलाता है भ्रातृक बहुपति विवाह, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्रस। यानी कि जो पति है वो आपस में भाई है, तो इस व्यवस्था को भ्रातृक बहुपति विवाह बोलते हैं, जैसे द्रौपदी का केस था। और एक वो होता है जिसमें पति तो कई सारे हैं स्त्री के, पर वो आपस में भाई नहीं है, तो उसको अभ्रातृक बहुपति विवाह बोलते हैं, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्रस सिस्टम। मतलब एक ही स्त्री है, उसके पति कई हैं, 2 या 2 से ज्यादा, पर वो आपस में भाई नहीं है, तो उसको अभ्रातृक बहुपति विवाह बोलते हैं। ये भी एग्जिस्ट करता है। ट्राइबल सोसाइटीज जो ज्यादा खुले समाज होते हैं, जहां पे स्त्री पुरुष में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वर्जनाएं बहुत नहीं है, वहां पर यह सिस्टम काम करता है। जो बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अमेजोन वगैरह के जंगलों में या कॉन्गो के ट्राइब्स में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां स्त्री कई शादियां करती है और वो आपस में भाई नहीं होते, अलग अलग शख्स से शादियां कर लेती हैं, क्योंकि वहां पर उतनी वर्जनाएं नहीं है तथाकथित सभ्य समाज की तरह। एनीवे, तो ये जो है विवाह के आधार पर परिवार के भेद हो गए। ठीक है, अब और भी कई भेद हैं, जैसे सत्ता के आधार पे। सत्ता मतलब पावर। परिवार में पावर किसके पास है? अगर पावर घर के पुरुष के पास है, घर का जो मुखिया है वो पुरुष है, तो वो परिवार कहलाता है पितृसत्तात्मक परिवार, पेट्रियार्कल सिस्टम या पेट्रियार्कल फैमिली। अगर घर में पावर जो है वो महिला के हाथ में, यानी घर की जो मुखिया है वो महिला है, उसकी चलती है घर में, तो वो परिवार कहलाएगा मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रियार्कल फैमिली।
तो ये पावर के बेस पे है। अगर पावर पुरुष के हाथ में है, उसकी सब सुनते हैं, उसकी घर में चलती है, वो नियंत्रण रखता है, यानी घर का मुखिया पुरुष है, तो फैमिली कहलाएगी पैट्रियार्कल फैमिली, पितृसत्तात्मक परिवार। यदि यही सत्ता, यही पावर, यही नियंत्रण शक्ति घर में महिला के पास है, महिला मुखिया है परिवार की, तो परिवार कहलाएगा मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक परिवार। दूसरा होता है निवास के, ये इसके लीनिएज के आधार पे। लीनिएज का मतलब होता है कि आप अपने आप को किस वंश परंपरा से जोड़ते हैं, सरनेम किसका यूज करते हैं। जैसे हम अमूमन हमारे यहां पितृवंशी परंपरा चलती है। जब हम अपना शजरा लिखेंगे, वंश वृक्ष लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, पापा का नाम, फिर दादा का नाम, परदादा का नाम, फिर परदादा का नाम, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे देखते हैं अपने लीनिएज को। और जो हम सरनेम भी यूज करते हैं वो फादर की फैमिली का करते हैं। तो ये जो है ये पेट्रीलिनिएज फैमिली कहलाती है। जबकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि माता का परिवार नाम चलता है, जो वो अपना लीनिएज लिखेंगे तो मदर की फैमिली से लिखेंगे, जैसे मैं, मेरी मम्मी, उनकी मदर ऐसे। और वो जो सरनेम भी यूज करते हैं वो मदर के साइड का यूज करते हैं। तो वो मैट्रिलिनियस फैमिली होता है कि आप किससे अपना वंश, अपना लीनिएज किधर देख रहे हैं, पापा की फैमिली में या मदर की फैमिली में। उसी पे सरनेम भी तय होता है। अगर आप पापा की फैमिली में लीनिएज देखते हैं तो पापा का सरनेम यूज करते हैं, मम्मी की फैमिली में देखते हैं तो मम्मी का सरनेम यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग आधारों पर परिवार के प्रकार हैं। फिर आप शादी के बाद कपल रहता किसके साथ है, अगर पति की फैमिली के साथ रहते हैं तो उसको पेट्री लोकल फैमिली बोलते हैं। अगर कपल दुल्हन के घर रहने चला जाता है, मतलब अगर पति के घर रहने चले जाते हैं शादी के बाद कपल, तो वो पेट्री लोकल फैमिली है, जैसे कि अमूमन होता ही है हमारे समाज में, ससुराल में आती है लड़की। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, शादी के बाद जो है वो पति अपनी पत्नी के घर चले जाए रहने, जो कि कई समाजों में होता है, नॉर्म ही है वो। जैसे केरल के नायर समाज में ऐसा होता है, केरला के नायर समाज में, उधर मेघालय में भी ऐसा होता है, गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स में, कि वहां पुरुष को ससुराल जाना पड़ता है, तो वो मैट्री लोकल फैमिली होती है। तो ऐसे अलग अलग आधारों पर परिवार के भेद किए गए हैं, जिसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ और भेद बचे हुए परिवार के, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर परिवार की सीमाएं, परिवार की विशेषताएं और कुछ चीजें हैं जो देखेंगे। तो अभी आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। परिवार का आधा हिस्सा बचा हुआ है जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।